नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो है गणित से संबंधित प्रश्नों को लिए हैं हम। प्रैक्टिस सेट यह चौथा है। इससे पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट जो है गणित से संबंधित प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप जो है किसी भी प्रैक्टिस सेट को अगर आप नहीं देख पाते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सीडीपी का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको हिंदी का भी, आप ईवीएस का और ये सभी जो है प्रैक्टिस सेट, मैथ का सभी प्रैक्टिस सेट आपको सीरियल से मिल जाएगा। सबको हमने ऐड कर दिया है, तो आप किसी भी सीरियल से आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट वहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए जो है चौथा प्रैक्टिस सेट जो है गणित से संबंधित, इसको सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने डिस्कस करने की कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन इतना ज़्यादा कर दें कि आपको हर जो है क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि इसको आप ये 14/33, 21 बटे जो है 22, 42/55 का मौसा निकालना है। देखिए यहाँ पे आपको अंश में दिया है और हर में दिया है। कौन सा? अंश और हर में 2 पार्ट दिया है, तो इसका जो है मौसा निकालना है। तो इसको अंश या हर में अगर कोई भी संख्या रहती है तो उसको मौसा और लसा कैसे निकालते हैं, तो पहले इसको समझ लीजिए। देखिए अगर अंश और हर में दिया है कोई भी अंक है, अगर मौसा निकालना है तो पहले आप ऊपर की संख्या में पहले मौसा निकालेंगे, फिर नीचे आपको जो है लसा निकालना पड़ेगा। कौन सा? पहले ऊपर मौसा निकालेंगे, नीचे लसा निकालेंगे। अगर लसा निकालने के लिए कहता तो ऊपर वाले संख्या आने यानी कि हर वाले में आप लसा निकालते और नीचे जो है आपको मौसा निकालते। ठीक, तो ये कंडीशन आपको नोट करके रखना है और याद करके भी रखना है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला जो है क्वेश्चन का जो है कि मेन पॉइंट यहाँ पे आता है। पहले इसको कहेंगे 14 है। कौन सा? 14 और इसके साथ साथ 21 है और जो है 42 है। ये आपका कौन सा? मौसा निकालने के लिए पहले हम मौसा निकालेंगे अंश का। ठीक, तो अंश वाले में आपको जो है ये 2 गुणे जो है 7 मिलेगा, यानी कि गुणनखंड पहले कर देंगे और 3 गुणे जो है आपका 7 मिलेगा। कौन सा? 3 गुणे 7, फिर इसको जो है 2 गुणे 3 गुणे उसके बाद आपको 7 मिलेगा, यानी कि 7 छंग 42 हो जाएगा। देखिए मौसा में क्या होगा? मौसा में आपका जो है कॉमन फैक्टर कौन सा है? कॉमन फैक्टर 7। मौसा में क्या लेते हैं? कॉमन फैक्टर, यानी कि उभयनिष्ठ अंक जो लिया जाएगा। तो यहाँ पे सब में जो है कॉमन जो मिलेगा वो हमारा मौसा हो जाएगा। तो यहाँ पे मौसा कितना हो गया? 7 हो गया। देखिए अब उसके बाद लसा निकालते हैं। लसा जो है हर वाले पॉइंट को लेते हैं। 33 है और जो है आपका 22 है और 55 है। इसको जब निकालेंगे तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार में जाएगा। 11 दूनी 22 है, 3 से 11 3 83 और 11 5 जो है ये जो है कि 55। ठीक, 11 5 55 जाएगा। 11 से डिवाइड करने पे फिर देखिए 11 से डिवाइड, पहले तो 3 से डिवाइड किए तो 33 वाला कटा, फिर 5 से डिवाइड करने पे 11 5 55 कटा। ठीक, उसके बाद 11 से डिवाइड करने पे ये सभी कट जाएंगे। ठीक, आप देखिए क्या क्या आया? 2 से डिवाइड हुआ, 3 से डिवाइड हुआ, 5 से डिवाइड हुआ, 11 से डिवाइड हुआ, इतने से डिवाइड हुआ। तो ये हर वाला पॉइंट ये कटा। तो इतने को जब गुणा करेंगे तो ये हमारा लसा निकलेगा। 2 3 6 और 6 5 30। कितना? 6 5 30 गुणे 11। तो यहाँ पे 11 3 33, यानी कि 330 आ जाएगा। कौन सा? हर में जो लसा इसका आएगा 330 आएगा। तो लिख सकते हैं जो इसका मौसा आया पहले ऊपर क्या आया था? 7 आया था और नीचे जो आया था 330 आया। कितना? 330। तो ये मेन आंसर हो जाएगा इसका। ए वाला विकल्प सही होगा। 7/330 जो है इसका मौसा होगा। ठीक, तो ये उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन चलें। दूसरा क्वेश्चन है 57 रुपया और 75 पैसा को पैसे में बदलें, यानी कि पैसे में कन्वर्ट करना है। तो कितना है? 57 रुपया है। ठीक, और इसके बाद कितना है? ये रुपया में है और साथ ही साथ ये 75 आपका पैसे में है। क्या? पैसे में। देखिए 1 रुपया में 100 पैसा है, आप सभी जानते हैं, और इसको जब 57 रुपया में बदलेंगे तो 5700 पैसा हो जाएगा। ये पैसे में बदल लेंगे तो 5700 जो है 57 रुपया को पैसे में बदलेंगे, 5700 पैसा। साथ ही साथ 75 पैसे को पैसे में ही बदलेंगे तो पैसा ही रहेगा, उसका यूनिट समान है। तो 75 यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको जब जोड़ेंगे 57 75 इसका आंसर आ जाएगा। कितना? 57 75 पैसे में आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे जो खेला है ना वो आपका यूनिट का खेला है। आपको अगर पैसे में दिया है तो पैसे में ही कन्वर्ट करना है, रुपए में दिया है तो रुपए में कन्वर्ट करना है। अगर कोई अंक आपको मीटर में मिल जाता है या सेंटीमीटर डेसी में मिल जाता है, किलोमीटर में रहता है, तो सबको पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। जो यूनिट आपको अगर विकल्प में मिलता है तो वही यूनिट आप जो है चुनाव करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी हर क्वेश्चन में, यानी कि हर जो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा
उसको यूनिट पहले आपको ध्यान देना है, यानी कि उसका जो मात्रक होगा उसको पहले ध्यान देना है कि क्या मीटर में है, सेंटीमीटर में है, या कोई मास है तो किग्रा में है कि या ग्राम में है। तो ये सभी ध्यान देंगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आपका डी वाला विकल्प आपका दूसरा का सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि 3 के पावर जो है 99, 3 के पावर 50, ये दोनों को घटाना है तो इकाई का अंक प्राप्त करना है। कौन सा इकाई का अंक? देखिए, अगर हमने बताया था आपको इकाई का अंक, एक टॉपिक था उसमें एक्सप्लेन किया था कि आपको इकाई का अंक निकालना है तो 3 के पावर जो है उसको पहले आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो शेषफल आएगा उसको जो है उसके पावर पे रख कर इकाई को अंक को निकाल सकते हैं। देखिए, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 4 जो है दूनी 8 आएगा, तो यहाँ पे 1 जो है 4 चौके 16, यानी कि 3 जो है शेषफल बचेगा। क्या बचेगा? 3 के पावर 3 जो है शेषफल बचेगा। साथ ही साथ अब अगला जो है माइनस जो है आपका 3 के पावर 50 है। कौन सा? 3 के पावर 50 है। जब इसको जो है 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि पावर का जो है पावर को ही डिवाइड करना है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 जो है आपको ये कटेगा, तो यहाँ पे आएगा 2। कौन सा? 3 के पावर 2। कितना? 3 के पावर 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 27 आएगा, तो यहाँ पे इकाई का अंक 7 हो जाएगा। कितना? इकाई का अंक 7 होगा। माइनस करेंगे, 3 त्रिक का 9 होगा, इकाई का अंक 9 होगा। देखिए, अगर आपको किसी भी अंक में से, यानी कि 7 में इकाई का अंक 7 है, अगर 9 घटाएंगे तो माइनस में आने लगेगा। तो माइनस में आएगा तो एक तरीका ये है कि आप अगर उसके आगे वाले से एक जो है कैरी लेंगे या कोई हासिल लेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में से जब 9 को घटाएंगे तो 8 बचेगा। कितना? 8 बचेगा। या तो एक तरीका ये है कि अगर आपका -2 आ गया, ठीक, आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। अगर आपका इकाई का अंक जो है आपका माइनस में आता है तो इसका आंसर तो आप 8 हो ही गया, ठीक। अगर माइनस में आता है, 2 माइनस में आ गया है, तो इसको आपको 10 में से घटाना है। किसमें? 10 में से घटाना है, तो 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। देखिए, 8 इकाई का अंक आ गया। आप चाहे उसको डैश देकर, जैसे कि आपको 7 हो गया, 7 में से अगर 9 को घटाना है तो यहाँ पे कैरी लेंगे तभी होगा, या तो डायरेक्ट उसको घटाने के बाद अगर माइनस में आ गया, कोई भी अंक माइनस में आता है तो उसको 10 से आप जो है घटा दीजिए तो वह प्लस में आ जाएगा। कौन सा? 10 से घटाने पर प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चौथा है कि 128 डिग्री के संपूरक का कोटिपूरक। देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि संपूरक का कोटिपूरक, पहले समझिए संपूरक और कोटिपूरक है क्या, दोनों चीज़ समझिए। संपूरक में कोणों की संख्या जो है 180 डिग्री होती है, जबकि कोटिपूरक में जो है कोणों की संख्या जो है 90 डिग्री होती है। अब यहाँ पे आपको दिया है कि एक जो है संपूरक जो है कोण जो है आपको 138 डिग्री दिया है, तो दूसरा संपूरक कोण क्या होगा? अब देखिए, 180 में से जब 138 को घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा? 42 डिग्री मिलेगा। तो ये 42 डिग्री आपका संपूरक कोण आ गया है, दूसरा संपूरक कोण। इसी संपूरक कोण को हम कोटिपूरक कोण मान लें, तो कोटिपूरक का जो है कोण अगला क्या होगा? यानी कि 90 में से जब कोटिपूरक कोण को घटाएंगे तो यहाँ पे अगला कोटिपूरक कोण होगा, ठीक। 90 में से जब 42 को हम माइनस करते हैं, कितना? 90 में से 42 को माइनस कर देंगे तो 48 डिग्री आएगा। कितना? 48 डिग्री, यानी कि बी वाला 48 डिग्री इसका आंसर आएगा। समझ में आ गया होगा कि पहले जो है आपको कोटिपूरक को ध्यान में रखना है। कोटिपूरक में 180 डिग्री होता है, सॉरी कोटिपूरक नहीं, यहाँ पे संपूरक में आपको 180 डिग्री होता है, कोटिपूरक में जो होता है आपका जो है 90 डिग्री होता है। आपको जो है कि संपूरक वाले पहले उसमें माइनस कर देना है, तो 138 को जब 180 में से माइनस करेंगे तो 42 आएगा। 42 जो आया है ये आपका संपूरक कोण आया है, तो संपूरक इसकी तुलना जो है कोटिपूरक से करना है जो कि 90 डिग्री दिया है। तो 90 डिग्री में जो है आपका कौन सा? 90 डिग्री, और ये आपका कोटिपूरक जो है 42 दिख रहा है, तो अगला कोटिपूरक 42 में से अगला जो है 48 निकलेगा। तो मेन आंसर आपका 48 आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन चले। अगला है 5वां क्वेश्चन। संलग्न चित्र में रेखाखंड XY और त्रिभुज ABCD की भुजा AC के समानांतर है, जो त्रिभुज ABC के 2 बराबर क्षेत्रफल में भागों में विभाजित करता है। यानी कि आपको देखिए, मैं पहले फिगर आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरह का आपको फिगर दिया है, फिगर में इस तरह दिया है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे A दिया है और B ऊपर दिया है और C नीचे दिया है। और ये कह रहा है कि ABC है जब AC के समांतर, जो हमारी नीचे वाली लाइन है, इसी के समांतर XY एक जो है रेखा खींचा गया है, रेखाखंड है, ठीक। तो ये समझ में आया हो गया कि आपको जो ये रेखाखंड है दोनों का क्षेत्रफल जो है बराबर बराबर डिवाइड करता है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, साथ ही साथ ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल यह बराबर में डिवाइड किया है। तो यानी कि अगर बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है XY जो है Z, जो ऊपर वाला जो है त्रिभुज है, और बराबर है किसके क्षेत्रफल के? जो है आपका जो है कि चतुर्भुज जो है आपका, चतुर्भुज जो है X, कौन सा? X A
ठीक है, और सी और वाई, एक्स ए वाई, एक्स ए सी वाई, इसको आप नोट कर लीजिए, एक्स ए सी वाई जो नीचे वाला जो चतुर्भुज बन रहा है, ये दोनों का जो है क्षेत्रफल बराबर है। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, मगर आप देखेंगे तो दोनों त्रिभुज, अगर जो बड़ा वाला त्रिभुज है, अगर छोटे वाले त्रिभुज में अगर बात की जाए, देखिए जो त्रिभुज वाला छोटा वाला त्रिभुज है, छोटा वाला त्रिभुज कितना है उसको हम बताएं तो एक्स वाई और जो है आपका बी, ठीक, तो ये त्रिभुज आपको बराबर हो जाएगा, बड़े त्रिभुज का आधा हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर बराबर है। तो आपका ए बी सी त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, यानी कि बड़ा त्रिभुज है। आप फिगर को कॉपी में बना के इसको समझिए, तो ए बी सी हो गया, ठीक। तो ये चीज़ें आपको, ये वाली जो है पॉइंट आपको नोट करना है, तो ये त्रिभुज हो गया। अब जब आप देखेंगे तो यह अगर इसको अगर इधर भेज देते हैं, तो यानी कि डेल एक्स वाई बी, कौन सा त्रिभुज है, एक्स वाई बी, त्रिभुज ए बी सी बराबर हो जाएगा 1/2, कितना 1/2, यानी कि इसके जो है बराबर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं एक समरूपक का एक प्रमेय होता है, कौन सा, एक प्रमेय होता है जब आप किसी त्रिभुज को, देखिए यहाँ पे हम डिटेल में फिर से बनाते हैं, जब आप त्रिभुज को ए बी और सी है और एक्स और वाई है, जब आपको एक्स और वाई, कौन सा, एक्स और बी, कौन सा, यहाँ पे एक्स और जो है आपका ऊपर जो है आपका बी है, कौन सा, ऊपर आपको बी है, सी नीचे है, ठीक। जब एक्स बी, ये वाला स्थिति जो आपकी है, एक्स बी को बटे करेंगे और ए बी करेंगे, कौन सा, ए बी का स्क्वायर करेंगे, तो ये आएगा 1/2, कितना आएगा, 1/2 आएगा। अब देखिए इसी को हम अगर स्क्वायर को हटा देते हैं तो यहाँ पे एक्स बी बटे में ए बी बराबर जो है 1/√2 आ जाएगा, कितना, 1/√2 आ जाएगा। अब इसको जो है हमको निकालना क्या है, ए एक्स, कौन सा, ए एक्स बटे, इसके बटे में जो है ए बी निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम एक दोनों में से घटा दें, यानी कि एक में से इसको घटा दें, तो एक में से घटाने पर देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर एक में से जब हम एक्स बी को और माइनस ए बी जब हम करते हैं, बराबर जो है 1 - 1/√2 जब करते हैं, तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो यानी कि ए बी माइनस एक्स बी आएगा, ठीक, ए बी माइनस एक्स बी बटे जो है ए बी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे √2 - 1/√2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाली जो पोर्शन है ऊपर वाला, इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी माइनस एक्स बी जो है, इसको लिख सकते हैं कि ए बी लिख सकते हैं, कौन सा, ए एक्स ए जो है एक्स ए एक्स, कौन सा, ए एक्स लिख सकते हैं, और नीचे जो है आपको ए बी लिख सकते हैं, कौन सा, नीचे ए बी लिख सकते हैं, और रूट जो है 2 - 1/√2, यहीं पर आपका आंसर हो सकता है, ठीक। अगर यहाँ पर आंसर कोई मैच नहीं कर रहा है तो इसको आपको तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, यानी कि जो है कि कर सकते हैं कि परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण जो कहते हैं कि √2 का ऊपर नीचे दोनों पे गुणा कर देना है। तो √2 का जब ऊपर नीचे आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे नीचे जो है 2 बच जाएगा। अब देखिए ऊपर जो आएगा आपका, यहाँ पे ऊपर जो आएगा √2 से √2 जो है मल्टीप्लाई होगा, तो 2 माइनस √2 हो जाएगा, बटे में जो है आपका 2 आ जाएगा, तो 2 - √2 कितना, 2 - √2 बटे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में आपको जो है दिख रहा होगा कि ए एक्स बटे ए बी, जो ए एक्स बटे ए बी है 2 - √2 बटे जो है आपका 2, ये वाला विकल्प जो है पांचवा का बी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा ये जो है टेक्निकल था, तो इसीलिए आपको समझने में दिक्कत होगा, तो रिकैप करके आप कॉपी में लिखते रहिएगा, बारी बारी से समझते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको थोड़ा सा जगह स्पेस कम पड़ जा रहा है, तो यहाँ पे हमको हटाना पड़ जा रहा है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है छठवां, है कि वर्ष 2003 का प्रथम दिन अगर बुधवार है तो वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा होगा। देखिए आप जानते हैं कि एक सामान्य वर्ष, कौन सा, सामान्य वर्ष अगर आपका है, सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन जो है, प्रथम दिन और अंतिम दिन, मतलब पहला दिन जो है कि आपका जो है 1 जनवरी का जो दिन रहेगा वही 31 दिसंबर का दिन रहेगा। सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन जो है बराबर होता है, जबकि वही लीप वर्ष रहता है तो उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन जो होता है एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि अगर मंडे है तो वहाँ पे मंगलवार हो जाएगा जो है अंतिम दिन। तो यही पर यहाँ पर पूछा गया है कि 2003 में प्रथम दिन बुधवार है, ठीक। तो यहाँ पे पहला है कि प्रथम दिन कौन सा, प्रथम दिन जो है बुधवार है, ठीक, बुधवार है, तो अंतिम दिन क्या होगा, बुधवार ही होगा। 2003 31 दिसंबर बुधवार होगा। मगर आप जब 1 जनवरी 2004 में पहुंचेंगे, जब 1 जनवरी जो है 2004 में पहुंचेंगे, बुधवार से वह बृहस्पतिवार में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। बृहस्पतिवार में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो वह 2004, आपको ध्यान में रखना है कि 2004 जो है वर्ष है वह लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में हमने बताया कि एक दिन जो है दिन आगे बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे फरवरी
जनवरी का जो महीना है एक दिन अधिक होता है, तो लीप वर्ष में जो है एक दिन आगे बढ़ जाएगा। बृहस्पतिवार जो है अंतिम दिन ना आकर वहाँ पर शुक्रवार आ जाएगा। कौन सा? शुक्रवार आ जाएगा। कौन सा? शुक्रवार जो है आपका अंतिम दिन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको टेक्निकल बातें हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। जो है कि 2004 का पहला दिन जो है बृहस्पतिवार है, जो है अंतिम दिन बृहस्पतिवार ना होकर एक दिन आगे बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे शुक्रवार आ जाएगा। अब शुक्रवार जो है 31 दिसंबर जो है 2004 में हम पहुँच गए हैं। अब 2005 में जब हम पहले दिन पहुँचते हैं तो वहाँ पे शनिवार पहुँचता है। कौन सा? शनिवार पहुँचता है। अब जब 1 जनवरी 2005 में पहुँचेंगे तो वहाँ पे शनिवार आएगा। तो शनिवार को जो है आपका 1 दिसंबर जो है 31 दिसंबर जो है 2005 में जाएंगे, और 2005 का पहला दिन आखिरी दिन बराबर होगा, क्योंकि ये सामान्य वर्ष है तो वहाँ पर वह शनिवार ही रह जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला जो है विकल्प छठवां का सही हो जाएगा। ठीक, तो यह आपको कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन था, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि 7वां है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 35 सेमी और 54 सेमी साथ ही साथ 61 सेमी है, तो इससे सबसे बड़ी शीर्षालंब जो है शीर्ष विलंब की लंबाई क्या होगी? देखिए एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है। कौन सा त्रिभुज? इस तरह का आपका त्रिभुज बना हुआ है। आपको यहाँ से एक शीर्ष लंब खींचा जाता है। कौन सा शीर्ष लंब खींचा जाता है? ABC है, डी पे आपने शीर्ष लंब खींच दिया। 1 सेमी जो है 54 सेमी दिया है, आपको 61 सेमी दिया है, और साथ ही साथ 35 सेमी दिया है। जब शीर्ष लंब आप छोटी भुजा पे आप खींचते हैं, किस पे? शीर्ष लंब जो खींचते हैं, जो AD का मान होगा। कौन सा? AD का जो मान होगा वह है AB माइनस कौन सा? AB स्क्वायर माइनस जो है BD का स्क्वायर। कौन सा? BD का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा सब में। AD का स्क्वायर जो है AD का स्क्वायर माइनस है जो है AB का स्क्वायर। कौन सा? AB का स्क्वायर। AB जो है आपका 61 है, यानी कि 61 का स्क्वायर, और आप इसको x मान लीजिए, जो है कि D और C को। कौन सा? C ऊपर वाली पार्ट है, C और D को जो है आप A मान लीजिए, और साथ ही साथ जो है आपको 35 माइनस एक्स है। कौन सा? 35 माइनस एक्स। जब यहाँ पे पूरा जो है ये वैल्यू 35 है, जो BC की वैल्यू है 35 है, जब 35 में से x को घटाएंगे तभी आपकी जो है AD की वैल्यू आएगी, AD का स्क्वायर आएगा। ठीक, तो इसको इक्वेशन 1 मानना पड़ेगा 35 माइनस एक्स को। फिर अगला इस जो है कि त्रिभुज लेना पड़ेगा। कौन सा त्रिभुज? ADC। कौन सा? AD जो है ADC ऊपर वाली त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आपको पाइथागोरस लगाएंगे, तो AD का स्क्वायर यहाँ पे निकालेंगे तो 54। कौन सा? 54 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये दूसरा आपका इक्वेशन हो जाएगा। देखिए अब दोनों का AD का बराबर है, AD का बराबर, दोनों जब बराबर कर देंगे, ठीक, तो इसको हम स्पष्ट यहाँ पे लिख देते हैं। जब दोनों को बराबर करेंगे इक्वेशन और 2 को, यहाँ पे 61 स्क्वायर माइनस जो है 35 का माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, एक्स का स्क्वायर हमने एक्स जो माना है, CD को एक्स माना है, साथ ही साथ बराबर हो जाएगा 54 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो पूरा जो है आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 61 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको 3000 जो है 721 आएगा, माइनस जो है 12 जो है आपका ये 1225 आएगा। 35 का स्क्वायर करेंगे, साथ ही साथ इसको हम तोड़ते हुए चल रहे हैं, तो अब एक्स का स्क्वायर करेंगे, साथ ही साथ इसमें आप इंटर कर जाएंगे तो माइनस का गुणा हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा। 35 दूनी जो है 70 हो जाएगा, 70 एक्स प्लस जो है माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा? एक्स का जो है प्लस में था मगर ये माइनस में हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर बराबर जो है 54। कौन सा? 54 का स्क्वायर माइनस जो है एक्स का स्क्वायर। देखिए माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कटा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपका 70 एक्स है। कितना? 70 एक्स है। अब इसको जो है ये जो है आपका अंक वाली सीरीज को है एक साथ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 70 एक्स बराबर जो है आपको जब घटाएंगे तो 420 आएगा। ठीक, तो एक्स से अब इसको जब 0 से 0 कटा देंगे, 7 से इसको कटाएंगे, 7 6 42, एक्स बराबर 6 आ जाएगा। तो एक्स बराबर 6 आएगा। तो यहाँ पर जो है जो हमने त्रिभुज बनाया था इसको हम स्पष्ट फिर बना देते हैं। इस प्रकार जो त्रिभुज बनाया था हम A और B और यहाँ पे जो है D और C, तो ये इसको x माने हैं, और ये 35 जो है पूरा का जो है मान है, और इसको जो है ये 54 का पूरा मान है, और ये जो है आपका मान 61 है। ये पूरा जो नीचे वाला जो है 61 है। अब जो है x बराबर जो है 6 आ गया। कितना? ये 6 आ गया। तो अब ये बताइए BD जो आएगा, ये 31 में से जो 6 घटाएंगे तो वही ना आएगा, तो AD की जो वैल्यू आएगी, यहाँ का जो वैल्यू आएगी
तो इसको जो है 54 में से जब इसको माइनस करेंगे 6 को, कितने 54 का स्क्वायर करके 6 का माइनस करेंगे, जो अब इसको पाइथागोरस प्रमेय लगा के, तो AD का जो है यहाँ पे मान आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको लिखते हैं जो AD की जो वैल्यू आएगी वह आएगी 54 का स्क्वायर, कितना 54 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 54 का आप स्क्वायर करेंगे तो 2916 जो आएगा, माइनस 36 आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो 2880 आ जाएगा ये रूट में, और इसको जब बाहर निकालेंगे तो 24√5 आएगा, ये सेमी। तो यहाँ पे आपका C वाला जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला है कि 8वां है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः है 11 और 18 है, तब इन संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा। कौन सा व्युत्क्रम निकालना है। देखिए आपका योगफल दिया है, कौन सा योगफल, x और प्लस, मान लीजिए संख्या और x और y है, तो इसका योगफल जो है आपका 11 है, जबकि x और y का जो है गुणनफल जो है 18 है। ये आपको दिया हुआ है साफ साफ। ठीक, इनके व्युत्क्रमों का अनुपात बताना है, तो 1/x प्लस 1/y अगर निकालेंगे तो x प्लस वाई बटे एक्स वाई करेंगे, तो एक्स वाई की वैल्यू जो है आपको 18 दी है, और एक्स प्लस ये वाई की वैल्यू 11 है, तो 11 बटे हम कर सकते हैं 18, कितना 11 बटे 18 किस में है, डी वाले विकल्प में आपका सही हो जाएगा। तो ये 8वां का सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है कि यदि ये जो है 31 से यक्स से, ठीक थी 31 यहाँ से 5 जो है 9 से अपवर्त है, जहाँ पर यक्स का अंक क्या होगा, यक्स का अंक जो है कौन सा होगा। यदि देखिए अपवर्त संख्या यानी कि 9 तब विभाज्य होगा, यानी कि 9 से पूर्णतः तभी विभाजित होगा जब यहाँ पर यक्स का स्थान पर कुछ न कुछ संख्या लेनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर 31 हो गया। ठीक, 31 और प्लस जो है आप अगर देखें तो 31 जो है यक्स है, प्लस जो है 9 है। अगर देखिए 9 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होने का मतलब है इन सभी अंकों को जोड़ दें तब 9 से डिवाइड हो जाएगा, तब भी आपका रूल सही हो जाएगा। देखिए 5 1 6 6 3 9, 9 संख्या जो है 9 से डिवाइड हो रही है। अब यक्स के स्थान पर 9 से डिवाइड करने के लिए हमें 9 की ही ज़रूरत होगी, क्योंकि देखिए इनको जोड़ने पर 9 आ रहा है। अगर 8 आता तो हमको एक अंक की आवश्यकता होती, तो यहाँ पे अगर 9 आ रहा है तो 9 की हमें आवश्यकता होगी, तो 9 आपका यह विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन है कि यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा उनका भागफल जो है 35/24 हो, तो उनमें से सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। देखिए आपको यहाँ पे पहले मानना पड़ेगा, इसको हम डिटेल में थोड़ा सा चलते हैं। देखिए x/y को अगर हम एक संख्या मान लें, दूसरी संख्या a/b, देखिए इनका गुणनफल दिया है कौन सा, अगर इसको गुणा कर दें तो आपको मिला है 14/15 मिला है। कौन सा 14/15 जो है आपको दिया है, जबकि भागफल अगर कर दें x/y इंटू भागे जो है a/b, अगर इसको करते हैं तो 35/24 दिया है। कौन सा 35/24। अगर देखिए अगर इसको अगर हम गुणे में बदलते हैं तो यह b ऊपर चला जाएगा। कौन सा b ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x/y इंटू जो है b/a बराबर जो है 35/24 हो जाएगा। कितना 35/24। जब देखिए समीकरण 1 है और समीकरण 2, ठीक, इन दोनों का अगर हम गुणा कर देते हैं तो ये वाली पार्ट आपका कट जाएगा। कौन सा, ये a/b और b/a जो है दोनों कट जाएगा, या x/y और x/y दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। कितना स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि x² y² हो जाएगा। जबकि 14/15 और 35 कितना 35 जो है आपका 24, तो इसको भी आप कटाएंगे। आपको पहले जो है आपको डिटेल में इधर हम बताते हैं। देखिए आपका x² y² हुआ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो है आपका 14/15 मिला और गुणा किए हैं 35/24 मिला। ठीक, अब देखिए 5 से इसको कटाए, 3 × 5 = 15 और इसको 5 से कटाइए, 5 × 7 = 35, 2 से इसको कटाइए। ठीक, 2 से इसको कटाएंगे तो 12 दूनी 24 आ जाएगा। कितना 12 दूनी 24 आ जाएगा, और साथ ही साथ 7 दूनी जो है 14 आ जाएगा। देखिए 7 और 7 जो है 49 हो गया, और यहाँ पे जो है 36 जो है कि 12 × 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है, 7 का और 7 का और 7 हो जाएगा। यानी कि x/y के अगर मान निकाला जाए तो 7 आपको 6 मिल जाएगा। कितना 7/6 मिल जाएगा। तो अभी एक जो है समीकरण आपको मिलाए बताए हैं कि x/y जो है गुणे a/b बराबर जो है आपका 14/15 था। इसमें अगर x/y का जो है मान रखते हैं तो a/b का मान निकल जाएगा। तो a/b का मान जो है 4/5 आएगा। कितना 4 जो है कि 5 a/b का मान आ जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, सबसे बड़ा भिन्न आपको 7/6 ही मिल रहा है। तो यहाँ पे 7/6 आपको कौन से ऑप्शन में मिलेगा, आपको बी वाले ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 10वां का बी आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। देखिए आपको इसको डायरेक्ट आपको भाग दे देना है। अगर जो है 3/2 को और 4/3 को और 5/6 को 9/6 को अगर भाग देते हैं, पहला 3/2 को अगर भाग देते हैं तो 1.5 आता है, 4/3 को अगर भाग देते हैं तो 1.33 आ जाएगा। साथ ही साथ अगर 5/6 को अगर भाग देते हैं तो 0.83 आ जाएगा और 9/7 को भाग देते हैं तो 1.29 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको सबसे बड़ा कौन सा निकलेगा, यानी कि 3/2 जो है आपका बड़ा वाला निकलेगा, सी वाला विकल्प। एक तरीका और है इसका जो है कि आप ऊपर जो है आपको कौन सा जो है नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लीजिए। कौन सा एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद जो है ऊपर से उसको गुणा कर दीजिए। जब ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे वाली जो है एक संख्या कट जाएगी, सभी संख्याएं जो है आपको जो है ऊपर जो है एक मोटी रकम में आ जाएगी, मोटी बड़ी संख्या में आ जाएगी, तो वह आपका जो है बड़ी संख्या का आप चुनाव कर सकते हैं। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे चले। 12वां क्वेश्चन है कि माइनस जो है यहाँ पे आपको दिया है कि इसका मान क्या होगा। देखिए आपको यहाँ पे 1/3 के ऊपर जो है माइनस दिया है, जबकि 1/4 के ऊपर भी माइनस दिया है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए किसी के पावर अगर -1 होता है तो वह संख्या बदल जाती है, यानी कि 1/3 की पावर माइनस है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और -1/4 पे है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। कितना आएगा, -1 आएगा। अब देखिए -1 आ गया, आपको ध्यान में रखना है कि इतना जो है अंदर का जो मटेरियल है वह -1 आ गया। कितना आ गया, -1। अब देखिए इसके ऊपर भी -1 रखा हुआ है। कौन सा, जो मझला कोष्ठक यानी बड़े कोष्ठक के ऊपर भी -1 रखा है, इसके ऊपर -1 और यहाँ पे -1। जब अंदर हमने हल किया तो -1 आया, इसके ऊपर भी माइनस है तो इसको भी अगर नीचे पलटे तो -1 जो है बटे में 1/में -1 आएगा। जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो -1, यानी कि पहला ही विकल्प आपका इसका सही हो जाएगा। -1 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में से कितने वर्ग हैं। देखिए यहाँ पे वर्ग का चित्र दिया है, इस प्रकार से हमने वर्ग नहीं बनाया, तो यहाँ पे इस प्रकार का वर्ग दिया है, तो यहाँ पे आपको बताना है कितने चित्र हैं। देखिए सबसे अच्छा तरीका है कि 1 2 3 लिख दीजिए और जितने भी है वर्ग को इसको लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए इसका जो है 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए और 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब इनको जोड़ दीजिए, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जो है आपका 4 हो जाएगा, 4 का जो है 3 का स्क्वायर जो है 9 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका जो है 14, कितना 14 वर्ग आ जाएगा। इस जो है वर्ग में 14 है। अगर इसी प्रकार के और भी बड़ा हो जाता है तो आप वहाँ पे 4 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 14 आपका 13वां का सही हो जाएगा। अगला है 14वां की गणित सार संग्रह के लेखक कौन। गणित सार संग्रह के लेखक जो है आर्यभट्ट हैं, भ्रष्टाचार्य है, जो है कि और जो है आपका महावीराचार्य है या ब्रह्मगुप्त है। देखिए गणित सार जो संग्रह है, गणित सार संग्रह, गणित सार लेखक जो है महावीर कौन, महावीराचार्य को माना जाता है। यानी कि जो है महावीराचार्य को जो है इसको जो है कि ये कह सकते हैं कि ये सार संग्रह गणित का दिए हैं, इनको इसलिए यहाँ माना जाता है। जबकि जो है 10 गीत की लेखक के आर्यभट्ट के रूप में माना जाता है। शिरोमणि जो है सिद्धांत को लीलावती के अंदर जो है भास्कर को लिखा जाता है। तो ये सभी है, तो यहाँ पे ये वाला फैक्ट आपको सी वाला जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को अस्थायी एवं रोचक बना देते हैं। पहला है रस्क का, नन का, मेकन और जो है मेकन और रॉबर्टसन का और वंशीधर का। देखिए यहाँ पे 15वां का सी है, इसको आप जो है याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। यह फैक्ट जो है इन्होंने कहा है कि यानी कि यह कथन है शिक्षक के शिक्षण जो है उपकरणों के माध्यम से ही शिक्षक को अस्थायी एवं रोचक जो है बना सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 16वां के गणित शिक्षण की स्वयं सिद्धि विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है। पहला यूक्लिड विधि है, गैर यूक्लिड विधि है, आनुवंशिकी विधि है और जो है औपचारिक एवं सिद्धि विधि। कौन सा, औपचारिक एवं सिद्धि विधि। तो यहाँ पे आनुवंशिकी विधि जो होता है, आनुवंशिकी विधि जो है स्वयं सिद्धि विधि में जो है इसमें ये शामिल नहीं है, बाकी के जो है यूक्लिड, गैर यूक्लिड ये सभी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका 17वां के विभाजनी का उपयोग किया जा सकता है। पहला कोण बनाने में, बी है त्रिभुज बनाने में और सी है आयत बनाने में और डी है रेखाखंड को लंबाई ज्ञात करने में। क्या अनुसार रेखाखंड। देखिए विभाजनी जो होती है वह डी वाला जो है ऑप्शन आपका विकल्प हो सही हो जाएगा। रेखाखंड को लंबाई ज्ञात करने के लिए जो है विभाजनी का उपयोग किया जाता है। तो 17 का डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा।
18वां क्वेश्चन है कि पहली संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया जाए, अंततः वृद्धि या कमी प्रतिशत में होगा। देखिए यहाँ पे अगर वृद्धि और कमी में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एक फार्मूला लिख लीजिए, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, उसको चिन्ह के हिसाब से रखेंगे। अगर वृद्धि है तो प्लस में रखेंगे, या और अगर माइनस में अगर कमी है तो उसको माइनस में रखेंगे। तो यहाँ पे एक्स वाई बटे जो है 100 इस तरह रख देंगे तो ये आ जाएगा। यानी कि परसेंटेज वृद्धि है, परसेंटेज कमी है, चाहे दोनों में अगर परसेंटेज जैसे 10% की अगर वृद्धि है, 10% की भी वृद्धि लगातार सतत वृद्धि है तो 10 + 10 रखेंगे, तो प्लस से जो है 10 × 10 बटे जो है आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, यानी कि 20% की जो है वृद्धि हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे 1 होगा, यानी कि 21%, साथ 21% की वृद्धि हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ये वाला जो है क्वेश्चन दिया है, अगर 20% की कमी है, कौन सी 20% का वृद्धि है और 20% की आपकी कमी है, 20% जो है माइनस पर रखाएगा और प्लस जो है 20% प्लस में और 20% फिर माइनस पर रखाएगा, और साथ ही साथ आपका 100 हो जाएगा। देखिए 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 20 पे प्लस में है, 20 माइनस में, ये भी कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस जो है 4, कौन सा -4% हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं -4, मतलब माइनस का मतलब ये हो गया कि कमी हो रही है, कौन सा कमी हो रही है। यहाँ पे आपको दोनों में से कोई बताना था, कमी है कि जो है अधिकता है, यानी कि यहाँ पे कमी होगा, माइनस का मतलब है कमी है, ठीक। तो यहाँ पे 4% की जो है कमी हो जाएगी। देखिए अगर आपको कभी भी 20% की या कमी या ज़्यादा हो तो वहाँ पे अक्सर जो है 4% की कमी देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि आपका 19 है कि दो संख्याओं का योग जो है 36 है, यदि मसा तथा लसा क्रमशः 3 और जो है आपका 105 है, तो उन दो संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए पहली संख्या आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा, मान लीजिए पहला संख्या जो हमारा मसा है उसी के हिसाब से मानेंगे। 3x जो है पहली संख्या है, 3y जो है दूसरी संख्या है, ठीक। पहले मसा जो था उसी के आधार पर हमको मानना पड़ेगा, तभी आएगा। देखिए संख्याओं का योग जो है 3x + 3y बराबर जो है आपका कितना दिया है, संख्याओं का योग जो है आपका 36 दिया है। आप देखिए प्रश्न में आपको जो दिया है पहले उसको एकदम सही से नोट करना है। 3x + 3y बराबर 36 हो जाएगा। अब साथ ही साथ अगर देखें यहाँ पे 3 से अगर सबको डिवाइड कर दो तो यहाँ पे x + y बराबर जो है 12 × 36, मतलब 3 से सभी तरफ से डिवाइड किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो है लसा दिया है, यानी कि लसा का मतलब जो संख्या 3x इंटू जो है y करेंगे, लसा का मतलब हो गया इन संख्याओं का जो है लसा करेंगे 3xy जो होगा वह 105 है, कितना 105, 3xy जो है 105 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका लसा ये वाला है और मासा जो है आपका यहाँ पे x + y बराबर 12 है। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको व्युत्क्रम होगा, कहाँ से यहाँ पे व्युत्क्रम का योग बताना है। तो व्युत्क्रम में आप जानते हैं कि 1/3x + 1/3y हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 3xy बटे x + y हो जाएगा। यहाँ पे जो है 3x से 3x कटेगा तो y बचेगा, और यहाँ पे 3y से 3y कटेगा तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। तो ऊपर जो है x + y बचेगा, नीचे 3xy बचेगा। x + y का वैल्यू हम लोगों ने निकाला जो है 12 निकाला, और जो है इसकी वैल्यू 3xy का जो है हमने 105 निकाले, कितना 105। अब देखिए जब इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे, कितने से 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 चौके 12, और साथ ही साथ इसको 3 से 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, क्या 3 पचे 15, यानी कि 4 बटे जो है 35, जो सी वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा 4 बटे जो 35 आपका 19 वाला सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है 20वां है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये का अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है, तो बाग की लंबाई वाली भुजा की परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए बाग है कोई भी लंबाई, उसको मानना पड़ेगा कि लंबाई जो है उसकी लंबाई जो है l मीटर है, और चौड़ाई जो है कहा रहा है 4 मीटर जो है लंबाई से अधिक है, तो मतलब चौड़ाई में l को अगर हम घटा देते हैं तो ये लंबाई के बराबर आ जाएगी, ये लंबाई हो जाएगी। अर्ध परिमाप, देखिए आप परिमाप आप जानते हैं जो बाग का या आयताकार का परिमाप जानते हैं कि 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जबकि यहाँ पे अर्ध किया है तो अर्ध में क्या लिखेंगे, अर्ध परिमाप जो होगा, अर्ध परिमाप, ये भी ध्यान दीजिएगा, अर्ध परिमाप हम आधा परिमाप ले रहे हैं, तो इसको लंबाई प्लस जो है चौड़ाई लेंगे, कौन सा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हमने क्या लिया है, यल लिखा है, जबकि चौड़ाई जो है यल माइनस जो है आपका 4 है, और अर्ध परिमाप यहाँ पे आपको दिया है 36 मीटर, क्या 36 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो ये आपको है कौन सा यल माइनस जो है आपका 4 है, तो ये आपको जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा 36 में, तो यहाँ पे 36 में अगर 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40, ठीक 40 हो जाएगा।
और यल जोड़ेंगे तो आपका 2l हो जाएगा। कितना, यल और यल जोड़ेंगे 2l हो जाएगा। 2l बराबर आपका जो है 40, यानी कि यल बराबर जो है आपका 20 आ जाएगा। कितना, यल बराबर 20। तो यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन 20 मीटर जो है आपका बिल्कुल राइट जो हो जाएगा। 20 मीटर आपकी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला है कि 21 है कि राजधानी एक्सप्रेस का है एक स्टेशन से 7:29 से PM, यहाँ पे समय आपको ध्यान में रखना है, 7:29 PM पर चलकर अपने जो है गंतव्य स्थान पर 17 घंटे 42 मिनट के पश्चात पहुँचती तो अगले गंतव्य पर पहुँचने का समय क्या होगा। देखिए कितना घंटा चली है, जो है कि 17 घंटा 42 मिनट जो है गाड़ी चली है, और स्टार्ट कब हुआ था, वह 7:29 पे या PM में स्टार्ट हुआ। अगर यहाँ से 12 घंटा अगर ले तो कितना होगा, 12 घंटा लेने पे हमारी हो जाएगी तो ये 7:29 जो है AM हो जाएगा। कितना, 7:29 AM। अगर हम 12 लेंगे तो 12 यानी 17 में से अगर 12 गया तो 5 घंटा 42 मिनट बचता है। तो अगर अब 5 घंटा को भी हम इसमें जोड़े 7 5 12 यानी कि 12:29 हो जाएगा। अब 29 मिनट में अगर हम 42 मिनट को जोड़े, कितना, 42 मिनट को, तो 1 घंटा 11 मिनट हो जाएगा। यानी कि अब जो है यहाँ पे जो PM चल रहा है, यहाँ पहले PM था फिर AM हुआ। ठीक, तो AM से अब हम फिर PM में जाने वाले हैं। कितने, PM में, यानी कि 1:11 जो है PM, कौन सा, 1:11 PM। तो यहाँ पे 1:11 PM आपका डी वाला जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। कैसे, पहले आप 12 घंटे, 5 घंटे, फिर इसी तरह से आप खंड वाइज इसको अलग करके जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 22वां है, कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार दिया है, वायु का परिसर ज्ञात करने। देखिए परिसर जो है ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले आपको उच्च जो है सीमा, उच्च सीमा मतलब पहला उच्च अंक और साथ ही साथ निम्न सीमा जो है निम्न वाला अंक जो है निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए आपको पहले सीरीज में करना होगा। पहले आपको सीरीज में, देखिए सीरीज में करने का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में इसको पहले करना है। बढ़ते हुए क्रम यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको रखेंगे। देखिए पहले कौन सा है, 23 है, फिर 27 है, ठीक, उसके बाद 28 है, आप अंक को खोजते हुए रखिएगा, 31 है, फिर 33 है, साथ ही साथ 34 है, फिर 35 है, उसके बाद आपका 41 है, फिर 42 है, और उसके बाद 54 है अंत में। पहला कौन हो गया आपका, 23 है, और अंतिम में आपका 54 है। यहाँ पे आपका पहला जो फार्मूला होता है परिसर निकालने का, कौन सा, परिसर निकालने का जो फार्मूला होता है, पहले उच्च अंक, कौन सा, उच्च जो है उच्च सीमा माइनस जो है निम्न सीमा, कौन सा, माइनस निम्न सीमा। आप जब 54 में से 23 को माइनस करेंगे, किसमें, 54 में से आप 23 को माइनस करेंगे, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, और 5 में 2 गया यानी कि 5 में 2 गया 3 बचेगा। तो यहाँ पे आपका जो है 31 आ जाएगा। कितना, 31 वर्ष आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला उच्च सीमा, उसके बाद निम्न सीमा, दोनों में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ठीक, तो यहाँ पे जब 54 में से 23 माइनस करेंगे तो 31 जो आंसर आएगा, यानी कि ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है 23वां, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो अपने आप से कटे और साथ ही साथ वह 1 से डिवाइड हो। कौन सा, स्वयं से कटे और 1 से डिवाइड हो, वह अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और उसके बाद 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, इसी तरह बढ़ते हुए जाती है। तो यहाँ पे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। 23 का आपका सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 24 है कि पाई है, पाई क्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्या जो होती है वह 2 से जो है डिवाइड नहीं होती है। 1 है, 3 है, जो है कि ये 5 है, इस तरह से होती है, जो है विषम संख्या के रूप में लिखा जाता है। और सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो सकती है, 2 है, 4 है और 6 है, इस तरह 8 है, ये सभी सम संख्या होती है। अभाज्य संख्या अभी हमने डिस्कस किया, जो अभाज्य संख्या होती है वह स्वयं से डिवाइड होती है। सबसे छोटी संख्या 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, इस तरह होती है। स्वयं से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो तो वह अभाज्य संख्या होती है। ठीक, अपरिमेय संख्या में इरेसिबल नंबर जो होते हैं वह पाई जैसे मान जाते हैं। मतलब जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जब वह इसको आप डिवाइड करेंगे तो वह एक प्रकार का सतत जो है वह एक लास्ट में जो है रिपीट वर्ड नहीं आएंगे, फिर भी वह जो है रिपीट अंक ना आके अलग अलग अंक आते रहेंगे, वह जो है अनंत तक चलते रहते हैं, तो वह अपरिमेय संख्या के रूप में इसको लिखा जाता है। तो पाई एक जो है आपकी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 25वां है, यदि 9 की पावर 2x-1 है बराबर जो है 2 की पावर 5 है तो x का मान हमको निकालना है। देखिए 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 का मतलब 32 लिख सकते हैं। 32 में से जब 5 घटाएंगे तो यहाँ पे 27 होगा। कितना? 2 के पावर जो है 5 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 यानी कि 2 है, 32 में 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आपको 3 की पावर 3 मिल रहा है। कौन सा? 27 जो है 3 की पावर 3 है, जबकि 9 के पावर 2x-1 है। अगर इसको हम 3 के पावर अगर स्क्वायर कर दें और ठीक उसके बाद 2x-1 है और ये स्क्वायर जाके ऊपर वाले में गुणा हो जाएगा, स्क्वायर के बाद स्क्वायर, यानी कि 3 के पावर 4x-1 जो है आपका आ जाएगा, यानी कि 4x-2 हो जाएगा। कौन सा? 4x-2 हो जाएगा बराबर जो है आपका 3 के पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए जहाँ पे ये जो घात है, यानी कि घात के नीचे का जो बेस है, बेस दोनों बराबर, तो हम घातों को भी बराबर लिख सकते हैं। कौन सा? घातों को भी बराबर लिख सकते हैं। तो आपका आ जाएगा 4x-2 बराबर 3 आ जाएगा। 4x से माइनस जो है 4x से बराबर जो है 2 - 3 हो जाएगा। तो x बराबर हम लिख सकते हैं, तो ये 2 को हम इधर कर देंगे तो 2 + 3 जो है 2 + 3 बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 4x बराबर 5 हो जाएगा। कितना? 4x है। कौन सा? 4x - 2 बराबर 3 है, तो इसको अगर इधर ले जाते हैं 4x बराबर 5 हो जाए तो x बराबर 5/4 जो है आपका ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कहाँ पर यह विकल्प है? ये डी वाले में यह विकल्प है। कौन सा? डी वाला जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इसको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 26 है कि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल दिया है। कौन सा? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ध्यान में रखना है कि अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन जो है 350 सेमी क्यूब है तो सबसे लंबी भुजा इसमें क्या होगी? घनाभ की सबसे लंबी भुजा आपको बतानी है। तो सबसे पहले आप घनाभ की भुजाओं को ध्यान में रखिए। पहले उसको मान लीजिए x और y जो z है, ये 3 जो है घनाभ की भुजाएं हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। कौन सी? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ की 3 भुजाएं हैं। और जबकि यहाँ पे पृष्ठों का क्षेत्रफल दिया है, आप पृष्ठ का क्षेत्रफल जानते हैं कि x y साथ ही साथ y z और अनुपाते जो है z x बराबर जो है आपको 7 संबंधित जो है 10 संबंधित आपका 14a आपको जो है क्वेश्चन में ही दिया है। तो ये इतनी हो गए। अब इसको हम बराबर करके या तो 1 मान सकते हैं, जैसे कि x y बराबर हम 7 लिख सकते हैं, मगर 7a हमको लिखना पड़ेगा। 7a लिखेंगे क्यों? क्योंकि एक कांस्टेंट लेकर चलेंगे तभी हम इस कांस्टेंट की मान निकाल सकते हैं। और y और z की वैल्यू अगर निकालें तो 10a लिख सकते हैं, और z और x की वैल्यू, कौन सा? z और x की वैल्यू निकालें तो 14a लिख सकते हैं। कौन सा? 14a, ठीक, 14a लिख सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको एक समीकरण के रूप में लिख लेना है, या तो कर सकते हैं इसको नोट कर लेना है। अब देखिए आप जानते हैं कि घनाभ का आयतन, कौन सा? घनाभ का आयतन जो होता है x y z होता है। कौन सा? x y z, ये घनाभ का आयतन होता है x y z। देखिए ये आप घनाभ के आयतन में हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। जो x y z हम लिख रहे हैं, अगर हम इसको अंडर रूट में x² y² + z² लिख दें तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं आए, क्योंकि यह बाहर सेम टू सेम आ जाएगा। यानी कि x y z को जो ऐसे हम बाहर लिख रहे हैं, अगर अंडर रूट में x² y² z² लिखते हैं तो दोनों एकदम बराबर है, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो x स्क्वायर है इसको 2 पार्ट में लिख सकते हैं, x और x है, x इंटू x, y को भी y इंटू y लिख सकते हैं, z को भी z इंटू z लिख सकते हैं। अब देखिए इसको जो घनाभ का पृष्ठ हम लोगों ने निकाला है उसके रूप में लिख सकते हैं, x और y को एक साथ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको रूट में ही x और y को एक साथ लिख सकते हैं, इंटू y और z को एक साथ लिख सकते हैं, और z और x को एक साथ लिख सकते हैं। ये रूप एकदम बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी जब हमने x y का वैल्यू निकाला है, x y का 7a निकाला, कितना? 7a निकाला, ठीक, और y और z की वैल्यू हमने निकाला 10a। कौन सा? 10a निकाला। फिर z और x की वैल्यू हमने 14a निकाला। कौन सा? 14a, सभी अंडर रूट में है। अब देखिए सबको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 10 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही साथ a को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। और बराबर जो है आपको दिया है घनाभ का आयतन 300। कौन सा? 350 जो है आपका घनाभ का आयतन यहाँ पे प्रश्न में ही दिया है। अब देखिए दोनों साइड का जो है स्क्वायर कर दीजिए। कौन सा? दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। अब जब स्क्वायर करेंगे तो ये 350 गुणे 350 2 बार में आ जाएगा, और साथ ही साथ a जो है आपका 3 बार में है तो a क्यू हो जाएगा। कौन सा? a क्यू गुणे जो है 7 गुणे 10 गुणे 14, कौन सा? गुणे 7 गुणे 10 गुणे 14 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक।
अब देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 350 गुणे 350, कौन सा 350 गुणे 350 बराबर ए क्यू गुणे जो है 7 गुणे जो है 10 गुणे जो है आपका 14। ये अब जब आप स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का, यानी कि बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए 10 जो है 0 से 0 आप कटा दीजिए, 7 से इसको कटाएंगे 7 पचे 35, 2 से इसको भी कटा दीजिए, कितने से 2 से जब 14 को कटाएंगे, जहाँ पे 14 दूनी 28, कौन सा 14 दूनी 28 है, 14 पचे 70, यानी कि 25 बार में ये 25 जो है गुणे 5 हो जाएगा, यानी कि 125 आ जाएगा। 125 ए का क्यू बराबर जो है 125 आ गया है। देखिए ए का क्यू बराबर 125, तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ए बराबर आपका 5 आ गया। अब यहाँ पे एक बात और नोट कर लीजिए, जो हमने 7a लिखा है, अब ए के स्थान पे हम आपको जो है 5 लिख देते हैं, तो यहाँ पे आपको 35 मिल जाएगा। कितना, 35 मिल जाएगा। और जो अगली संख्या हमने 10a लिखा था, 10a, ठीक, तो 10 से में 5 का गुणा करेंगे, 10 पचे 50 आ जाएगा। अगली संख्या जो 14 था, 14a में जो है 5 का गुणेंगे, 14 पचे 70 हो जाएगा। तो ये संख्याएं आ गए 35 जो है 50 और 70, 35 50 70, ये सभी जो है आपकी x और y की वैल्यू है, y और z की वैल्यू है, z और x की वैल्यू है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, x y की वैल्यू जो है 35 है, y z की वैल्यू जो है 30 है, और z और y की वैल्यू जो है आपका 70 है। अब इन सभी को कंपेयर जब करेंगे तो कंपेयर आप करके निकाल भी सकते हैं। मैं एक दो वैल्यू निकाल के अब दिखा देता हूँ। देखिए x और y की वैल्यू जब हमने निकाला कि 35 हो गया, ठीक, और उसके बाद y और z की वैल्यू जब निकाल के 50 हो गया, और साथ ही साथ z और x की वैल्यू हमने निकाला तो ये 70 हो गया, ठीक, तो 70 हो गया। आप देखिए यहाँ से अगर हम y की वैल्यू सिर्फ निकालें तो 35 बटे x हम लिख सकते हैं, तो y के स्थान पर यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको x के रूप में, और x का जो वैल्यू आएगा उसको हम z में रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी आपकी 5 आएगी, y की वैल्यू जो है 7 आएगी, और z की वैल्यू जो है आपकी 10 आएगी। अगर हो सकता है तो आपकी जो है x की वैल्यू 5 भी आ सकती है, और आपकी y की वैल्यू आपका जो है कि 5 आएगा। तो यहाँ पे जो 10 आएगी, यानी कि 10 सबसे बड़ी संख्या होगी, सी वाला जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 27 है कि 3 जो है तीन क्रमागत गुणन जो है गुणज, कौन सा तीन की जो है गुणज, तीन की गुणज संख्याओं का योग जो है 99 है, यह गुणज होगा, कौन सा, यह गुणज कौन सा होगा। देखिए पहले क्या है, माना हम एक संख्या मान लेते हैं 3 है, 3 क्रमागत एक गुणज है। पहले ही आपको प्रश्न में बोला है कि वह 3 के गुणज होना चाहिए, कौन सा, 3 का गुणज होना चाहिए। कोई भी संख्या आप माने वह 3 से मल्टीप्लाई जरूर होना चाहिए, और साथ ही साथ 3 के क्रमागत गुणक होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम 3x मान लेते हैं पहली संख्या, तो दूसरी हो जाएगी 3x + 3 हो जाएगी, और तीसरी संख्या 3x + 6 हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी 3 को हम ऐड करेंगे, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, इन सभी को जो है आपको ऐड कर देना है। कितना, इन सभी को ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे दिया है कि योग जो है 90 है, कौन सा, 3x और 3x जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको 9x मिलेगा। साथ ही साथ 3 और 6 को जोड़ेंगे 9 बोलेगा, कौन सा, 9 मिलेगा। आपको बराबर दिया है 99, कौन सा, 99। अब देखिए इसको आप इसमें माइनस कर सकते हैं, या तो 9 से दोनों पक्षों में जो है भाग दे सकते हैं। जब इसको 99 से माइनस करेंगे तो यह 90 आएगा। कितना, 9x = 90 आएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका 10 आ जाएगा, x बराबर 10 आ गया। अब देखिए अब इसको जो है इसमें जो है जो समीकरण हमने माना है उसमें सब में रख देंगे। जब रखेंगे तो आप कितना आएगा, अब देखिए जब x की वैल्यू 10 आ गई, अब यहाँ पे सबको रखेंगे तो सभी जो है संख्याओं का गुणक आ जाएगा। देखिए ये 3x है जो है कि 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा, और यहाँ पे रखेंगे यानी कि 30 से प्लस 3 यानी कि 33 आ जाएगा। 33 के बाद ये 36 आएगा, तो यानी कि 30 से 33 और 36, 30 33 36, ये सी वाला जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला हमारा है 28वां है कि सीमा जो है 1 घंटे में, कौन सा, सीमा जो है 1 घंटे में, और जो है कि 1 घंटे में जो है किताब पढ़ती है 1/5 भाग। यदि किताब को 2.5 घंटे पढ़कर वह सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने में शेष रह गया। क्या कि किताब जो है 1 घंटे में, मतलब 1 घंटा जो 60 मिनट है, 60 मिनट में जो है 1/5 भाग वह किताब पढ़ लेती है, ठीक। तो 1 मिनट में वह किताब को कितने मिनट जो है कितनी जो है भाग पड़ेगा, 1 मिनट
मिनट में, ठीक। जो 60 मिनट में जो है यानी कि 1/5 भाग पड़ती है, और 60 मिनट का जो है 1 मिनट का भाग अगर हम निकालें यानी कि 1 मिनट में जो है 1/5 गुणे जो है 60 का भी भाग दे देंगे तो वह 1 मिनट में इतने भाग जो है किताब पढ़ लेगी। अब साथ ही साथ अगर 2.5 घंटा, कौन सा 2 घंटा 30 मिनट जो है आपका यानी कि 2.5 घंटा है, तो यानी कि इसको अगर पढ़ना रहे यानी कि इसमें अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो यह 100 जो है कितना आ जाएगा, 2 घंटा 2 सही 1/3 जो घंटा है, 2 सही 1/3 घंटे को जो है मिनट में बदलेंगे तो ये 40 मिनट आएगा। कितना? 40 मिनट। अब 40 मिनट को अगर इसमें आप गुणा कर देते हैं तो आपका पूरा जो है किताब जितना पढ़ी है वह पता चल जाएगा। देखिए अब 100 जो है 40 है उसको भाग देंगे 5 और गुणे 60 से 0 कटा देंगे, ठीक। 0 कटाएंगे, उसके बाद जो है आपका जो है 5 से कटाएंगे तो यहाँ पे 7/15 भाग, कौन सा 7/15 भाग ये आ गया। 7/15 भाग जो है वह 2.5 घंटे पढ़ रही है। साथ ही साथ 7/15 भाग है वह 2.5 घंटे में यानी 2 घंटे 2 सही 1/3 घंटे में वह पढ़ रही है। उसके बाद जो है पढ़ने के लिए जो है उसका जो बचा हुआ भाग होगा, शेष भाग 1 - 7/15 करेंगे। कितना? 1 - 7/15 करेंगे तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो यानी 15 में से जो है 7 घटेगा तो 8/15 भाग जो है शेष उसको किताब को पढ़ने के लिए बचा रहेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 29वां है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 200 जो है 69 में से जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो वह संख्या है। देखिए 269 को किसी भाग विधि से इसको आप सॉल्व करिए, या तो इसको भाग विधि से ना सॉल्व करके ये ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं कि पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या बनेगी। देखिए पूर्ण वर्ग जो बनती है वह 225 जो आएगी, 15 पढ़ेंगे हम 225 आएगी। 16 का अगर करेंगे तो 16, उसके बाद 17 का जो है 269 जो है 89 होती है, 289 जो है 17 का स्क्वायर हो जाएगा। 18 में जो है ऊपर चलेंगे आएंगे यानी कि 324 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं। 20 का करेंगे तो 400 हो जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा, तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें जो ये यहाँ पे जो मेन इसका अगर उद्देश्य है तो यहाँ पे कैसे यह वहाँ पे पूर्ण वर्ग बन सकती है, ठीक। कितना यहाँ पे अंक जोड़ा जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। पहले देखिए तो यहाँ पे 269 है, इसको भाग विधि से हम आपको बताएंगे। पहला 1 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 से जाएगा तो वहाँ पे 1 कटेगा, तो यहाँ पे 1 कटे के बाद 1 बचेगा। 6 और 9 जो है 2 अंक उतारेंगे तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। आप देखिए 2 को कितनी बार में ले जाएँ, 7 बार में अगर ले जाए 7 बार में ले जाएंगे तो 189 हो जाएगा। कितना? 189। जब इसको माइनस करेंगे तो 0 और 2 यानी कि 20 बचेगा। तो यहाँ पे कर सकते हैं 20 से हम डिवाइड करेंगे। कितना? 20 से हम इसको जो है ऐड कर दें, अगर 20 को इसमें ऐड कर दें तो 289 हो जाएगा, जो कि हमारा 17 का वह पूर्ण वर्ग बन जाता है। कितना? 17 का जो पूर्ण वर्ग बन जाता है 289। तो यह 20 जो है अंक जोड़ने पर, ठीक। 30वां क्वेश्चन है कि यदि किसी बस की चाल इसके सामान्य चाल से जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है कि अधिक कर दिया जाए तो यह 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है, तो सामान्य चाल किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। देखिए 300 किलोमीटर की जो है चाल है और x किलोमीटर हमने इसकी स्पीड मान लेते हैं, तो यह x किलोमीटर की स्पीड से चलती है। तो यह टोटल जो है चाल कितनी है, टोटल किलोमीटर की यात्रा जो है 300 है, x की स्पीड है, माइनस अगर करते हैं अगर इसको 300 किलोमीटर, साथ ही साथ इसमें स्पीड जो है 5 प्लस कर देते हैं। कौन सी? 300 किलोमीटर से स्पीड कम कर देते हैं तो 2 घंटे वह बिफोर पहुंच जाती है। कितना? 2 घंटे बिफोर पहुंच जाती है। अगर इसको एलसीएम लें तो यहाँ पे आपको मिलेगा 300x, कौन सा? 300x माइनस 3 × 25 1500, कौन सा? 1500 माइनस जो है 300x, 300x जो है बराबर जो है आपका हो जाएगा 2 कोष्टक में x इंटू x प्लस 5, कौन सा? x प्लस 5। ये वैल्यू आपके ये वाली जो है पोर्शन उधर चली जाएगी और साथ ही साथ ये वहाँ पे हो जाएगा। अब 300x जो है आपका 300x ये वाली वैल्यू आपकी कट जाएगी। कौन सी? ये वाली वैल्यू कट जाएगी और 2 से जो है आपका ये 1500 भी कट जाएगा, जो 750 आ जाएगा। अब देखिए x का जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो x स्क्वायर प्लस जो है आपका 5x माइनस जो है आपका 750 हो जाएगा। ये आपका समीकरण आपका बन गया। अब 5x को ऐसे डिवीजन करना है कि आपको जो है जोड़ने या घटाने पर 5 मिले और जो है गुणा करने पर आपको 750 मिले, ठीक। तो यहाँ पे एक खंड हम बना रहे हैं x स्क्वायर प्लस जो है आपका 30x, कौन सा? 30x माइनस 5x अगर करते हैं तो यह जो है 25x, कौन सा? 25x करते हैं तो यहाँ पे 25 × 75 यानी 750 आ जाएगा। और 25 में से जो है 30 में से 25 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये 750 बराबर 0।
अब देखिए यहाँ पे x से जो है कॉमन लेंगे तो x से जो है प्लस जो है 30 हो जाएगा। यहाँ पे -25 कॉमन लेंगे तो x प्लस 30 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी x प्लस 30 और एक वैल्यू आ जाएगी x माइनस 30। ठीक, x माइनस 25। तो यहाँ पे जो है -25 जो आएगा x बराबर जो है आपका माइनस जो है 30 आएगा, यह वैल्यू मान्य नहीं होगा। x बराबर जो है आपका जो है 25 आ जाएगा, तो यह वैल्यू आपकी मान्य होगी। तो यहाँ पे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी चाल होगी जो अभीष्ट चाल है। तो यहाँ पे 30वां क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। तो यह सेशन आपको थोड़ा सा लंबा लगा होगा क्योंकि मैथ के इसमें कई इंपॉर्टेंट सवाल जो है आपके शामिल थे जो आपको लेंदी बनाते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करना जरूरी था, तो इसीलिए जो थोड़ा टाइम अधिक लगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाए। धन्यवाद।